हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं गणित शिक्षण के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। कि बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। गणितीकरण का मीनिंग यहाँ पर होता है कि बच्चे की जो चिंतन प्रक्रिया होती है उसका विकास करना। डेविड व्हीलर का कथन है कि बहुत सारी गणित जानने की बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। तो यहाँ पर भी यही मीनिंग होगा कि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का विकास करना, ताकि बच्चा गणितीय रूप से चीजों के बारे में सोच सके। जो ये कथन है डेविड विलर का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है। इसके बारे बाद हम पढ़ेंगे कि लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर। तो लक्ष्य और उद्देश्य, लक्ष्य व्यापक होते हैं, उद्देश्य संकुचित होते हैं। जैसे कि आपको टीचर बनना है तो वो आपका लक्ष्य हो गया, और टीचर बनने के प्रति आप छोटे छोटे रूटीन्स बनाते हो डेली के, वो आपके उद्देश्य हो गए। लक्ष्य दीर्घकालीन होता है और उद्देश्य अल्पकालीन होता है। मतलब को लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको टाइम ज्यादा लगता है और उद्देश्यों को आप छोटे थोड़े समय में पूरा कर सकते हो। लक्ष्य साध्य होता है और उद्देश्य साधन होते हैं। मतलब साध्य का मतलब लक्ष्य ही होता है कि जैसे कि टीचर बनना है तो वो आपका साध्य हो गया, और उस टीचर बनने के प्रति जो आप डेली की टारगेट बनाते हो, डेली पढ़ते हो, वो आपके छोटे छोटे रूटीन, वो आपके उद्देश्य हो गए। केवल विद्यालय कार्यक्रम से प्राप्त नहीं होते हैं, और जो उद्देश्य होते हैं वो विद्यालय कार्यक्रम से प्राप्त या पूरे हो सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जॉर्ज पोलिया के अनुसार उद्देश्य। तो जॉर्ज पोलिया के अनुसार उद्देश्य हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक संकीर्ण उद्देश्य और एक ऊंचा उद्देश्य। तो छोटा उद्देश्य आ जाएगा कि रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करे जो कि सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान दे सके। मतलब कि रोजगार प्रदान करना वो आपका संकीर्ण उद्देश्य हो गया, जबकि बच्चे की आंतरिक संसाधनों का विकास करना, चिंतन का विकास करना, वो आपका ऊंचा उद्देश्य हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण उद्देश्यों का ब्लूम वर्गीकरण। तो डॉक्टर बीएस ब्लूम ने 1956 में व उनके साथियों के द्वारा टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एच फर्स्ट कोग्निटिव डोमेन में इन्होंने शिक्षण के उद्देश्यों को पब्लिश किया है, जिसमें इन्होंने शिक्षण उद्देश्यों को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। मतलब बच्चा जब ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक तीनों पक्षों को हम जोड़ देते हैं तो बच्चा का सर्वांगीण विकास होता है। ज्ञानात्मक में मेंटल स्किल से संबंधित है, भावात्मक इमोशन से संबंधित है, और मनोगत्यात्मक डूइंग करने से संबंधित, मतलब किसी कार्य को करने से संबंधित है। अगर हम गांधी जी की 3H अवधारणा से इसको समझे तो ज्ञानात्मक मतलब कि हेड आ जाएगा, भावात्मक मतलब हार्ट आएगा, और मनोगत्यात्मक मतलब हैंड आ जाएगा। बीएस फिल्म के द्वारा शिक्षण उद्देश्यों को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। बीएस फिल्म के द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष है जिसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था 1956 में, और भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण करथवाल के द्वारा 1964 में 5 पार्ट्स में किया गया, और मनोगत्यात्मक पक्ष का वर्गीकरण 1969 में डेवे के द्वारा 6 पार्ट्स में किया गया है। ज्ञानात्मक पक्ष के 6 वर्गीकरण हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष में आ जाएगा आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूलन, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण। और मनोगत्यात्मक में आएगा उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत का निर्माण करना। ज्ञानात्मक पक्ष है वो मेंटल स्किल से संबंधित है, और भावात्मक पक्ष है वो इमोशंस से संबंधित है, और मनोगत्यात्मक पक्ष है वो किसी कार्य को करने से संबंधित है। आज की क्लास में हम जो बीएस ब्लूम के द्वारा ज्ञानात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ज्ञानात्मक पक्ष है जो मेंटल स्किल से संबंधित है, मतलब जो बच्चा होता है मानसिक रूप से चीजों को किस प्रकार से सीखता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो बीएस ब्लूम ने, ये तो 1956 का वर्गीकरण है बीएस ब्लूम का। बीएस ब्लूम के बाद में जो उनके साथी थे करथवाल और एंडरसन, उन्होंने इसकी टेक्सोनॉमी में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है। ये इसकी संज्ञा फॉर्म है, इसको इन्होंने क्या कर दिया 2001 में परिवर्तन करके इसको वर्ब फॉर्म में चेंज कर दिया है। ज्ञान से इस से बदल दिया, मतलब सबके आईएनजी लगा दिया इन्होंने। जैसे कि ज्ञान है, ज्ञान से इन्होंने कर दिया याद करना, मतलब कि रिमेम्बरिंग। इसके बाद अवबोध से इन्होंने कर दिया अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझना। इसके बाद अनुप्रयोग से इन्होंने कर दिया अप्लाइंग, मतलब कि प्रयोग करना। विश्लेषण से इन्होंने कर दिया एनालिसिस है, परिवर्तन करके कर दिया एनालाइसिंग। इसके बाद है, इसमें इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया है। सबसे पहले इन्होंने मूल्यांकन को कर दिया, और सबसे लास्ट में आ जाएगा संश्लेषण।
मतलब मूल्यांकन करना और संश्लेषण से कर दिया सर्जन करना, निर्माण करना। मतलब जो ये सरल से और जटिल का क्रम है, ये तो 1956 की टैक्सोनॉमी है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बीएस ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, उसका जो सबसे उच्चतम जो है वो क्या आ जाएगा? सबसे उच्चतम जो निर्माण आ जाएगा, सर्जन करना, निर्माण करना आ जाएगा। अगर 1956 की टैक्सोनॉमी के हिसाब से करें तो आ जाएगा मूल्यांकन करना, और जो ब्लूम की जो न्यू टैक्सोनॉमी है 2001 की, उसके अकॉर्डिंग देखें तो सबसे उच्चतम आ जाएगा संश्लेषण करना या फिर निर्माण करना। ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित जो व्यवहारिक शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान में आ जाएगा परिभाषित करना, लेखन करना, रेखांकित करना और चयन करना। अगर बच्चा किसी डेफिनेशन को याद कर पा रहा है तो वो आ जाएगा ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। अवबोध में आएगा वर्गीकरण करना, भेद करना, व्याख्या करना, उदाहरण देना और अनुवाद करना। अगर बच्चा दो चीज़ों के बारे में जैसे कि अमल और क्षार के बारे में भेद कर पा रहा है, डेफिनेशन तो उसने रट ली कि अमल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, अगर वो उन डेफिनेशंस में क्या कर रहा है, अंतर कर पा रहा है, तो आ जाएगा बोध में। अप्लाइंग में आएगा उपयोग करना, जांच करना और प्रदर्शित करना। बच्चे को पता है कि 2+2 4 होता है, अगर वो दुकान पर जाकर के उसको अप्लाई कर पा रहा है अपने लाइफ में, तो उसमें आ जाएगा अनुप्रयोग में से संबंधित है। विश्लेषण में आएगा विश्लेषित करना, अंतर करना, तुलना करना। जैसे कि आप रीट में फेल हो गई तो आप चीज़ों को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करोगे कि मैं रीट में फेल हुई तो किस प्रकार से हुई, उसके क्या क्या रीजन्स हैं, उसके बारे में विश्लेषण से संबंधित है। इसके बाद है संश्लेषण में आ जाएगा एकीकृत करना, संगठित करना, सामान्यीकरण करना और सर्जन करना। मतलब क्या होता है कि किसी न्यू जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको एक कर लेंगे, मतलब एकीकृत करेंगे और संगठित करेंगे, और कोई न्यू निर्माण से संबंधित है। जैसे कि अगर आपने कोई पोएम लिख दी तो न्यू निर्माण हो गए ना, आपने कोई नोवेल लिख दी तो संश्लेषण में आ जाएगा। इसके बाद है मूल्यांकन में आएगा आलोचना करना, बचाव करना, समर्थन देना, निष्कर्ष देना और तर्क देना। अगर आप निष्कर्ष देते हो, तर्क देते हो, आलोचना करते हो दो चीज़ों के बारे में, तो ये मूल्यांकन से संबंधित है। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी के हिसाब से जो संश्लेषण सर्जन है वो सबसे उच्चतम है। आज की क्लास में हमने बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी के ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण पढ़ा है और उसकी जो व्यवहारिक शब्दावली है वो भी पढ़ी है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि अमल को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर व्यवहारिक शब्दावली क्या है? परिभाषित करना। तो किस पक्ष से संबंधित है? ये ज्ञान से संबंधित है। किस पक्ष से संबंधित है? ज्ञान से। इसके बाद है हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण कीजिए। यहाँ पर व्यवहारिक शब्दावली है वर्गीकरण करना। वर्गीकरण करना ये किस में आ जाएगा? अवबोध में आ जाएगा। किस में आएगा? अवबोध। अवबोध को हम बोध भी बोलते हैं। इसके बाद में है क्षार की विशेषताएं लिखिए। आपको विशेषताएं लिखना है तो ये भी किस में आएगा? ये भी आ जाएगा ज्ञान में। इसके बाद है नए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। अब आप कोई न्यू क्रिएशन कर रहे हो, आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आप बताओगे। इसके बाद है अमल तथा क्षार में विभेद कीजिए। इसमें आ जाएगा विभेद करना, भेद करना। तो ये किस में आ जाएगा? किस पक्ष से संबंधित है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में ही। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके बाद है अमल का उदाहरण दीजिए। ये आपको मैं बता देती हूँ, इसमें आएगा उदाहरण, एग्जाम्पल दे रहे हैं तो ये आ जाएगा अवबोध में। अवबोध। इसके बाद में है भारत का संविधान एक उधार का थैला है। क्या आप इस बात से सहमत है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो आपको तर्क प्रस्तुत करना है, तो कौन से पक्ष से संबंधित है ये? मूल्यांकन पक्ष से संबंधित है। कौन से? मूल्यांकन से। और आपको क्वेश्चन नंबर 4 और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि नए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। मतलब इसमें न्यू क्रिएशन से संबंधित है, नए निर्माण से संबंधित है, ये कौन से में आएगा। और अमल तथा क्षार में विभेद कीजिए, ये कौन से में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।